विश्व जल संरक्षण दिवस के मौके पर रामगढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को कैच द रेन कार्यक्रम एवं जल संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई और स्कूली बच्चों के साथ गांव में जाकर जल संरक्षण जल बचाओ रैली का भी आयोजन किया गया। इसके साथ साथ खंड बरवाला के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी कार्यक्रम में जल संरक्षण का कार्यक्रम किया गया। उसमें सभी बच्चों को साथ लेकर गाँव में जाकर जल संरक्षण के बारे में रैली निकाली और लोगों में प्रचार प्रसार किया गया। इस मौके पर मौजूद रहे कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, जिला सलाहकार मैडम आरजू चौधरी, जिला के समन्वय श्री प्रदीप कुमार एवं खंड समन्वय नरेंद्र मोदगिल, स्कूल टीचर मौजूद रहे। चैनल 18 भारत के लिए रामगढ़ से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। फिरोजाबाद जनपद के थाना नारकी के अंतर्गत बरात चढ़ने के दौरान छज्जा गिरने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं छज्जे में दबने से एक युवक की भी मौत हो गई। थाना नारकी की ताजापुरी चौकी के अंतर्गत कुतकपुर में देर रात बरात चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों का इलाज के लिए FH हॉस्पिटल टुंडला में भर्ती कराया। वहीं मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। बता दें कि थाना नारकी के कुतुबपुर निवासी मजीद खान की बेटी तुजुब की बारात नगला दयाली थाना बरहई आगरा से आई थी। रात्रि 12 बजे के लगभग गांव में तुजुब की बारात चढ़ रही थी कि इसी दौरान गांव की महिलाएं पुरुष एक छज्जे पर खड़े होकर बारात को देख रहे थे। छज्जे पर ज़्यादा लोगों की संख्या होने के कारण छज्जा गिरने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं बारात लेकर आए बस के कंडक्टर बादशाह पुत्र बलबीर सिंह नगला आम थाना हाथरस की छज्जे में दम पर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मीना, खालिद, सना, सिरफियन, कुसुम, अनीता, विमला, पारुल, मीना, नगीना आदि महिलाएं घायल हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज टुंडला में भर्ती कराया गया है। कुछ मरीज गंभीर हालत होने के कारण अपने गृह जनपद अलीगढ़ के लिए उपचार के लिए ले गए हैं। वहीं बादशाह का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इस बड़े हादसे के कारण गांव में बारात के दौरान गमगीन माहौल हो गया है, जिससे शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। चैनल 18 भारत के लिए फिरोजाबाद से राजकुमार की ये रिपोर्ट। नारकी से कुछ लोग घायल होकर आए हैं, क्या मामला है पूरा? नारकी से जो लोग घायल होकर आए हैं वो एक्चुअली क्या है, मैरिज पार्टी में गए थे। वहाँ पे एक छज्जा गिर गया जिसकी वजह से हमारे पास शायद 6 या 7 पेशेंट आए हैं, जिसमें से इमरजेंसी में 2 पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं। बाकी जो 4-5 पेशेंट है वो वार्ड में ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में भर्ती हैं। तो हमारे पास जो 2 पेशेंट है उसमें एक के सर पे चोट लगी है और एक जो है उसके थोड़ी सी सर पे और हाथ में चोट है। तो यही है, बाकी स्टेबल हैं पेशेंट हमारे पास जो है। कोई कैजुअल्टी भी है? कैजुअल्टी हमारे पास तो नहीं आई है ना। हमारे पास जो 5-6 पेशेंट आए थे उसमें से अभी तक तो कोई कैजुअल्टी है नहीं। थाना नारकी में ग्राम कुतुबपुर में कल रात्रि 21/3/21 को लगभग 10:30 बजे रात्रि में साबिर अली के बहन की शादी थी, जिसमें बारात चढ़ रही थी और जाकिर अली के छत पे कुछ लोग इकट्ठे होकर बारात को देख रहे थे। छज्जा टूटने की वजह से बादशाह उर्फ अरविंद नामक एक व्यक्ति की छज्जे के नीचे दब के मृत्यु हो गई। 13 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनको FH मेडिकल कॉलेज टुंडला में उपचाराधीन रखा गया है, जो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। मृतक के लिए औपचारिक सूचना प्राप्त करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? सना। ये जो चोट लगी है कैसे लगी आपको? मतलब चोट छज्जे पर ठाड़ी थी मैं, मतलब बारात देख रहे थे हम, तो छज्जा एकदम पता ना कैसे 18-20 लोग थे उस छज्जे में, बच्चे थे और कोई नहीं ज़्यादा। तो वो मतलब छज्जा एकदम अचानक से टूट गया है। वो टूट के मतलब चोट, मतलब हम सब नीचे आए सारे लोग, तो छज्जे से ही लगी है, ईंटों से। मतलब कितने लोगों को लगी है? थोड़ी बहुत मतलब चोट तो हम 2-4 लोगों के मतलब ज़्यादा है। वैसे तो सबकी थोड़ी बहुत है, किसी की होठ पे, किसी की नाक पर, किसी की चाँद में थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं किसी की।
जनपद एटा के थाना नया गांव नवागत क्षेत्राधिकारी अलीगंज राघवेंद्र सिंह राठौर ने थाना नया गांव में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग आने वाले आगामी त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं। वह होली के पावन त्योहार पर नशा आदि से बचे। वह आगामी आने वाले पंचायत चुनाव में आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करें। वह किसी के कहने पर या उकसाने पर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना करें। यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर थाना प्रभारी नया गांव निर्देश सिंह, एसआई रघुवीर सिंह, मनोज कुमार, प्रेमपाल सिंह, यशवीर सिंह सहित थाना क्षेत्र के समस्त ग्राम प्रधान व पूर्व प्रधान व सभाभ्रात नागरिक मौजूद रहे। चैनल 18 भारत के लिए जनपद एटा से साजन गुप्ता की ये रिपोर्ट। निकटवर्ती फर्रुखाबाद जनपद के अंतर्गत आने वाले कस्बा सराय अगत से 8 किलोमीटर की दूरी पर बसे अलीगंज सराय अगत मार्ग पर पड़ने वाला गांव नगला झोत के निवासी रामवीर सिंह की यादव की पुत्री कुमारी अनुष्का यादव के दमदार प्रदर्शन के कारण यूपी की महिला फुटबॉल की टीम को देश में पहला स्थान मिला है। चैनल 18 भारत के लिए जनपद फर्रुखाबाद से साजन गुप्ता की ये रिपोर्ट। सोमवार को जनपद अयोध्या के अपर जिलाधिकारी वी राजस्व गोरेलाल शुक्ला ने जिले की सदर तहसील के संग्रह विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की बकाया वसूली के बारे में महंतों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी श्री शुक्ला ने बताया कि निरीक्षण में कुछ खामियां पाई गई हैं, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को दूर करने के निर्देशित कर दिया गया है। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से अमिताभ श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। आज पूर्व से निर्धारित टाइम था मेरा यह निरीक्षण करने का। WBN सेक्शन का वसूली देखना था, बिजली का रजिस्टर देखा गया, बैंक का रजिस्टर देखा गया, स्टैम्प, परिवहन जितने भी ड्यूज हैं देखा गया। कार्य संतोषजनक पाया गया, लेकिन जो कुछ कमियां हैं वो संबंधित अधिकारियों को, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सभी जो हमारे स्टाफ हैं उनको निर्देशित कर दिया गया है कि जो कमी पाई गई हैं उनको दूर कर दिया जाए। शेष काम संतोषजनक है, वसूली भी ठीक चल रही है। छोटी छोटी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। सर, एक आदेश आपका 9/2/21 का है, अमरीगंज का है, जिसमें नजूल भूमि पे जो है अवैध निर्माण हो रहा था, उसको गिराने का आपका आदेश था। अभी तक उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। अभी ये क्वेश्चन तो देखो, अभी आप इसका मुझे मालूम नहीं है कि क्या प्रकरण है, मैं इसको जानकारी करके बताऊँगा। फिरोजाबाद जनपद के थाना नारकी के अंतर्गत बारात चढ़ने के दौरान छज्जा गिरने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं छज्जे में दबने से एक युवक की भी मौत हो गई। थाना नारकी की ताजापुरी चौकी के अंतर्गत कुतकपुर में देर रात बारात चढ़ने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। पुलिस ने घायलों का इलाज के लिए FH हॉस्पिटल टुंडला में भर्ती कराया। वहीं मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। बता दें कि थाना नारकी के कुतुबपुर निवासी मजीद खान की बेटी तुसुफ की बारात नगला दयाली थाना बरहई आगरा से आई थी। रात्रि 12 बजे के लगभग गांव में तुसुफ की बारात चढ़ रही थी कि इसी दौरान गांव की महिलाएं पुरुष एक छज्जे पर खड़े होकर बारात को देख रहे थे। छज्जे पर ज़्यादा लोगों की संख्या होने के कारण छज्जा गिरने से 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं बारात लेकर आए बस के कंडक्टर बादशाह पुत्र बलबीर सिंह नगला आम थाना हाथरस की छज्जे में दम पर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मीना, खालिद, सना, सिरफियन, कुसुम, अनीता, विमला, पारुल, मीना, नगीना आदि महिलाएं घायल हो गई हैं।
मेडिकल कॉलेज टुंडला में भर्ती कराया गया है। कुछ मरीज गंभीर हालत होने के कारण अपने गृह जनपद अलीगढ़ के लिए उपचार के लिए ले गए हैं। वहीं बादशाह का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इस बड़े हादसे के कारण गांव में बारात के दौरान गमगीन माहौल हो गया है, जिससे शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। चैनल 18 भारत के लिए फिरोजाबाद से राजकुमार की ये रिपोर्ट। नारकी से कुछ लोग घायल होके आए हैं, क्या मामला है पूरा? नारकी से जो लोग घायल होके आए हैं वो एक्चुअली क्या है, मैरिज पार्टी में गए थे। वहाँ पे एक छज्जा गिर गया, जिसकी वजह से हमारे पास शायद 6 या 7 पेशेंट आए हैं, जिसमें से इमरजेंसी में 2 पेशेंट हमारे पास एडमिट हैं। बाकी जो 4-5 पेशेंट है वो वार्ड में ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में भर्ती हैं। तो हमारे पास जो 2 पेशेंट है उसमें एक के सर पे चोट लगी है और एक जो है उसके थोड़ी सी सर पे और हाथ में चोट है। तो यही है, बाकी स्टेबल हैं पेशेंट हमारे पास जो है। कोई कैजुअल्टी भी है? कैजुअल्टी हमारे पास तो नहीं आई है ना। हमारे पास जो 5-6 पेशेंट आए थे उसमें से अभी तक तो कोई कैजुअल्टी है नहीं। थाना नारखी में ग्राम कुतुबपुर में कल रात्रि 21/3/21 को लगभग 10:30 बजे रात्रि में साबिर अली के बहन की शादी थी, जिसमें बारात चढ़ रही थी और जाकिर अली के छत पे कुछ लोग इकट्ठे होकर बारात को देख रहे थे। छज्जा टूटने की वजह से बादशाह उर्फ अरविंद नामक एक व्यक्ति की छज्जे के नीचे दब के मृत्यु हो गई। 13 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनको FH मेडिकल कॉलेज टुंडला में उपचाराधीन रखा गया है, जो खतरे से बाहर बताए जाते हैं। मृतक के लिए औपचारिक सूचना प्राप्त करके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? सना। ये जो चोट लगी है कैसे लगी आपको? मतलब चोट छज्जे पर ठाड़ी थी मैं, मतलब बारात देख रहे थे हम। तो छज्जा एकदम पता ना कैसे 18-20 लोग थे उस छज्जे में, बच्चे थे और कोई नहीं ज़्यादा। तो वो मतलब छज्जा एकदम अचानक से टूट गया है। वो टूट के मतलब चोट, मतलब हम सब नीचे आए सारे लोग, तो छज्जे से ही लगी है, ईंटों से। मतलब कितने लोगों को लगी है? थोड़ी बहुत मतलब चोट तो हम 2-4 लोगों के मतलब ज़्यादा है। वैसे तो सबके थोड़ी बहुत है, किसी की होठ पे, किसी की नाक पर, किसी की चाँद में थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं किसी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं अयोध्या की खास खबर पर। MIM कार्यकर्ताओं ने वसीम रिवर्जी के खिलाफ किया प्रदर्शन। वसीम रिवर्जी द्वारा कुरान शरीफ की 26 आयतों पर की गई टिप्पणी के विरोध में रविवार को AMM पार्टी के जिला यूथ ब्रिगेड मोहम्मद वसी के नेतृत्व में रेडगंज स्थित गुलाबबाड़ी के पास मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और नगर मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश महासचिव यूथ ब्रिगेड राजू वारसी ने कहा कि कुरान शरीफ के प्रति सभी धर्म व वर्ग के लोग सम्मान की भावना रखते हैं। वसीम रिवर्जी के द्वारा पवित्र कुरान शरीफ के खिलाफ बयानबाजी करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से जसवीर सिंह की ये रिपोर्ट। वसीम रिजवी जो एक इंसानियत को मिटाने की कोशिश किया, जिसने कुरान की 26 आयतों को कोर्ट के अंदर जो है चैलेंज किया, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, उसके विरोध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज उसका विरोध कर रही है। और इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री और इस देश के राष्ट्रपति से ये मांग करती है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि जैसे इससे पहले भी कलकत्ता से एक लोगों ने कुरान के ऊपर याचिका दायर की थी, तो भारत सरकार में उस समय जो है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा था मजबूती से। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मांग करती है कि वैसे ही भारत सरकार इस मामले में पक्ष रखे अपना मजबूती से और इस केस को कोर्ट से खारिज कराया जाए और वसीम रिजवी के ऊपर FIR करा के इस देश के अंदर माहौल जो खराब करने की कोशिश किया जा रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको जेल के अंदर डाला जाए, उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। आज ये ज्ञापन राष्ट्रपति जी को हम लोग देंगे, सिटी मजिस्ट्रेट साहब द्वारा ज्ञापन राष्ट्रपति जी को देंगे। क्या नाम? राजू। किसके नेतृत्व में निकाला आपने ये ओवैसी यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसी साहब के नेतृत्व में निकला है और हमारे जिला अध्यक्ष शहनवाज समीम सिद्दीकी साहब हैं, इनकी सरपरस्ती में निकला है।
शुएब वासी, प्रदेश महासचिव हूँ ओवैसी ब्रिगेड का। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज भी आंदोलनकारियों में कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गया है। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमें पता है कि ये आंदोलन केवल कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है। एक वीडियो के आधार पर यह साबित होता है। अंबाला शहर विधायक असीम गोयल के घर पर किए प्रदर्शन में कांग्रेस के कितने पदाधिकारी शामिल हैं? वहीं अंबाला विधायक असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने सदन में कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ये नारा किसने और क्यों दिया था? ये जग जाहिर है कि हमने कभी भी किसान को भारत तोड़ने वाला नहीं कहा। असीम गोयल ने कहा कि आज के समय में इस वीडियो और चित्र से साफ है कि आंदोलन में कांग्रेस के कई प्रदेश स्तर के नेता जो आंदोलन में भड़का रहे हैं। असीम गोयल ने साफ कहा है कि हुड्डा सदन में कुछ कहते हैं और उनकी कांग्रेस सदन के बाहर कुछ करती है। गोयल ने कहा कि किसानों को आंदोलन और पुतला जलाने से किसी ने नहीं रोका, ये उनका अधिकार है, पर अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना गलत है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर खरी खोटी सुनाई। चैनल 18 भारत के लिए चंडीगढ़ से सुनील की ये रिपोर्ट। देखिए, जैसे विधानसभा की कार्रवाई में एक शब्द जो कांग्रेसी साथियों ने जानबूझ के, जो मैं जेएनयू और कांग्रेस के नेताओं की जुगलबंदी की बात मैंने की थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे देशद्रोही, ऐसे गद्दार लोगों के जो नारे लगाए, जिन्होंने उनके साथ कांग्रेस मिल चुकी है, इतना उसका राजनीतिक पतन हो गया है। पहली बात तो कांग्रेस के साथियों ने उस बात को तोड़ मरोड़ कर किसान साथियों के ऊपर लाने की बात की, जबकि मैंने ये सारा संसार जानता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे किसने लगाए थे? इसमें किसान साथियों का कोई जिक्र भी नहीं था। उन्होंने इस बात को घुमा के प्रस्तुत किया और किसान साथियों के द्वारा मेरे घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। लेकिन उस प्रदर्शन के अंदर मेरा ये भी कहना है कि जो पवित्र किसान आंदोलन चल रहा है, उनमें भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी के उकसावे में आके इस प्रदर्शन की दिशा को भटका रहे हैं, इस धरने की दिशा को भटका रहे हैं। और कल हुड्डा साहब ने बड़ी जिम्मेवारी से कहा कि कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता किसी को उकसाने का काम नहीं कर रहा। मैंने तो कल कांग्रेस साथियों का नाम नहीं लिया था, लेकिन कादियान साहब जब खड़े हुए तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा। और आज मैं ये आपके चैनलों के माध्यम से ये एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ कि उस प्रदर्शन के अंदर जहाँ मुझे मारने की धमकियाँ दी गई, जान से मारने की, कि 302 या तेरे ऊपर लगेगी या मेरे ऊपर लगेगी, उस प्रदर्शन की फ्रंट लाइन में जितने चेहरे बैठे हैं ये सब कांग्रेसी नेता हैं। इनके डेजिग्नेशन, इनके नाम, ये विद प्रूफ मैं आज आपके चैनलों के माध्यम से इस हरियाणा की पूरी जनता को दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या नाम है? ये नाम इनके प्रदेश के नेता भी हैं, रोहित जैन जो आजकल इनके प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, बलविंदर पुनिया इनके स्टेट की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, हरिंदर पुनिया एक्स एमसी हैं, देवराज देब्बा एक्स एमसी हैं, तरुण चुग इनके एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, देवेंद्र बजाज इनके स्पोक्स पर्सन हैं। यानी आप सदन के अंदर कुछ बात करोगे और सदन के बाहर कुछ बात करोगे। आप सदन में बड़ी जिम्मेवारी से कहते हैं हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था, एक तरफ आप कहते हैं कि जी देखिए सदन में आप बाहर विधायक के साथ कुछ भी होगा वो अपनी बात को उठा नहीं सकता, अपनी बात को रख नहीं सकता। एक तरफ वो कहते हैं हम उकसाने वालों के साथ नहीं हैं। मैं तो केवल उनका ये दोहरा चरित्र पूरा हिंदुस्तान ये देखे कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है और किस प्रकार से। मैं तो किसान साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस आंदोलन की पवित्रता को जो भंग करने का काम कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रही है, आप अपने भीतर की इन काली भेड़ों को पहचानो, अपने आंदोलन की पवित्रता बनाए रखें। आंदोलन करना आपका संवैधानिक हक है, लेकिन 302 की धमकी देना, 302 लगा देंगे या 302 लगवा लेंगे, मारने का या उकसावा देना, ऐसी अशोभनीय बातें जो आप स्वयं लोग जिन्होंने बोली हैं, मेरा निवेदन है वो एक बार अपने परिवार के साथ, अपनी बहू बेटियों के साथ, बहनों के साथ उसको खुद भी बैठ के नहीं सुन सकते, आप किसी दूसरे के बारे में ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आज मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से कांग्रेस के जो चेहरा है उसको बेनकाब करने का काम करूँ।
सर एक जो है वो आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के लोग आपके घर के बाहर गए और विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन आपने जब कांग्रेस के बारे में टिप्पणी की थी तो वहाँ किसान क्यों जाएंगे? तो कांग्रेस के लोग भी जाएंगे ना। देखिए, मैंने वही कहा कि किसान साथियों को ये तोड़ मरोड़ के बताया गया कि ये जो मैंने टिप्पणी की है ये जेएनयू और कांग्रेस के लिए नहीं, किसान साथियों के लिए की। किसान साथियों को वहाँ इस आंदोलन को जो उकसाने के लिए काम किया कांग्रेस के नेताओं ने, और मेरे घर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन करवा दिया और फ्रंट लाइन में खुद बैठ गए आके, और उनको उकसावा देकर गलत जो तरीके का एक वहाँ मामला है घर के बाहर। मैं किसान भाइयों से कहता हूँ कि हम तो आपके साथ हैं, आप प्रदर्शन करें, क्या दिक्कत है? कौन रोकता है? लोकतंत्र में सबका हक है। आप हमारा पुतला फूकें, पुतला जलाएं, कौन रोकता है? लेकिन अशोभनीय भाषा, जान से मारने की धमकी, ये कहाँ तक उचित है? अपने आप भी उनको आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस केवल अपनी राजनीतिक रोटियां इस आंदोलन के माध्यम से सेकने में लगी। आज विधानसभा की जो कार्यवाही थी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर कोई किसी के घर के जाके घेराव करता है तो वो जो वो उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन बाइकाट को समर्थन नहीं करते, लेकिन तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आपकी सरकार है, आप विधायक हैं, इन पे मुकदमा दर्ज करवा। देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है और एफआईआर होने की बात है, वो प्रशासन कानून अपना काम करेगा। मैं उस भूमिका के ऊपर नहीं जा रहा। मैं तो केवल ये भूमिका जो कांग्रेस के इतने जिम्मेवार साथी जो बार बार बात कहते हैं कि हम, देखिए लोकतंत्र केवल सत्ता पक्ष से नहीं चलता, विपक्ष की भी उतनी जिम्मेवारी होती है। एक सार्थक, एक पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका वो निभाएं, प्रदेश के मुद्दों के ऊपर वो चर्चा करें, ना कि किसी को जान से मारने की धमकी कांग्रेस के साथी किसी को उकसा के दिलवाएं। और वो विधायक, जब वो मौजूदा विधायक सदन का सदस्य अपनी बात रख रहा हो, आपके साथी खड़े हो जाते हैं कि ये बात नहीं रख सकते, तो आपका दोहरा चरित्र जो है सामने आ रहा है। बात लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, मैं आज ये बात इसलिए करने आया हूँ कि कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, हमेशा कांग्रेस सदन में कुछ कहती है, सदन के बाहर कुछ कहती है। इन लोगों ने हमेशा से इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया, जो आज भी किया। इस मामले में फिर भी शिकायत दी आपने, मतलब इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं आपने प्रशासन? देखिए, मैंने प्रशासन ने स्वयं से संज्ञान लेकर इसमें एफआईआर दर्ज की है, और मेरा कोई किसान साथियों से टकराव नहीं है। मैं कोई किसान साथियों को, मैं उनके आंदोलन को गलत नहीं बता रहा, मैं तो कह रहा हूँ वो करें, लेकिन एक सीमा तक, जहाँ तक वो खुद भी अपनी बहू बेटियों के साथ बैठकर उन शब्दों को सुन सकें। किसी को जान से मारने की धमकी देना, ये तो खुद वो अपने आंदोलन की पवित्रता को खत्म करने का काम करें। अभय यादव ने भी जो कहा है कि कुछ विशेष तरह के लोग हैं जिनको हिंसा या फिर तोड़ में मजा आता है, उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ। मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मैं उनको सुन नहीं पाया। मैं अभी सदन से जब निकला, नहीं, केस रजिस्टर हो गया है, और मैंने जैसे बताया कि मेरी शिकायत पे नहीं हुआ, वो सिक्योरिटी एजेंट ने स्वयं से, प्रशासन ने संज्ञान लेके करवाया है। और मेरा कोई किसी का केस रजिस्टर करा के कोई कार्रवाई, मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि जो साथी किसी के उकसावे में आके इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही है उन साथियों के माध्यम से, और वो साथी अपने आंदोलन की पवित्रता को स्वयं भंग करने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूं कि अपने आंदोलन की पवित्रता को बनाए रखें और कांग्रेस के राजनीतिक उल्लू को सीधा ना होने दें। ये आपकी राजनीतिक दलों से बाहर की लड़ाई है, आपकी अगर एक व्यवस्था से लड़ाई है, उसको आप जारी रखें। में इस दौर में प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और चूंकि सत्र भी चल रहा है और उस दौरान जो चल रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हम लोगों का क्या, कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है। मुख्य रूप से किसान आंदोलन अपने चरम पर है, मुख्य रूप से किसान आंदोलन अपने चरम पर है, और सरकार की हठधर्मता, चाहे वो प्रदेश सरकार के परिप्रेक्ष्य में बात हो, चाहे वो केंद्र सरकार के, वो जू की तू बनी हुई है, और ये किसी भी संवेदनशील और न्याय संगत सरकार को शोभा नहीं देता, जहां उनका एक इतना बड़ा वर्ग, जो महत्वपूर्ण वर्ग है, आंदोलित हो, उद्वेलित हो और सड़कों पर हो, और अपने भविष्य को लेकर
बहुत ही चिंतित और पीड़ित हो, उसके बावजूद सरकार अपनी मनमानी पे है, सरकार अपनी हठधर्मिता पे है और सरकार अपने हिटलरशाही सोच पे बनी हुई है, अडिग है। लोकतंत्र में जनभावनाओं का सम्मान एक महत्वपूर्ण अंग होता है। चूंकि आप देखते हैं कि जनादेश को कहा जाता है कि जनता का जो जनादेश है वो सर्वोच्च होता है, उसको स्वीकार करना चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, हम लोगों की नैतिक धर्म होता है। ये एक लोकतंत्र का एक मानक है, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर लेकिन जैसा मैंने कहा, चाहे वो कितनी किसानों के शहीद हुए इस दौरान, जिनकी मृत्यु हुई, मैं तो शहीद ही कहूँगा, चूँकि उन्होंने अपने एक सत्याग्रह पे थे, सत्य का जो उन्होंने राह पकड़ी थी, अहिंसात्मक आंदोलन था, उस पर सरकार ने कोई भी, आज तक सरकार का कोई भी अंग हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, किसी ने एक संवेदना का एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा। वो भी इस देश के नागरिक थे, सम्मानित नागरिक थे। इतना तो बनता था इस सरकार का, आप सहमत हो ना हो उनकी मांग से, आप उनकी मांग को स्वीकार कर रहे हो ना कर रहे हो, पर लेकिन आपकी ये धर्म बनता था कि उनके परिवारजनों को और उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। आज जिस तरीके से पूरा देश ही इस बात को लेके कहीं ना कहीं इस रस्साकसी का अंत देख रहा है कि कैसे सरकार इनकी बातों को स्वीकार है। गतिरोध बहुत लंबे समय तक शुभ संकेत नहीं होते हैं। गतिरोध को खत्म करना सरकार की आवश्यकता होती है, सरकार की बाध्यता होती है, सरकार का धर्म होता है। और ये किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात कहना चाहता था। पिछले दिनों जिस तरीके से इनके मंत्रिमंडल में मतभेद उभर कर आए, डीजीपी को लेके इनके एक मंत्री ने अपनी जिस तरीके से अपनी राय उजागर की, कहीं ना कहीं इससे पुलिस का मनोबल टूटता है। सार्वजनिक रूप से किसी की जो शीर्ष मुखिया है पुलिस का, उसकी आलोचना से पुलिस के दल बल का मनोबल टूटता है और उसके परिणाम ये होता है कि जो आज हम कानून व्यवस्था इस प्रदेश में देख रहे हैं, जर्जर है। मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते। बेरोजगारी आज अपने उरूज पे है, बुलंदी पे है। आज बात रोजगार की करते हैं कि रोजगार हम देंगे। अरे भाई, रोजगार पिछले का तो हिसाब किताब दो, जो आपने वादा किया था 4 लाख या 6 लाख जितने भी आपने रोजगार पर प्रति वर्ष की बात की थी, वो आप दे नहीं पा रहे हैं। आज चाहे वो आर्थिक व्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, और सरकार कर्जे बजट्स के माध्यम से पता चला कि सरकार कर्जे पर कर्जा लिया जा रही है। कोई आर्थिक प्रबंधन जो इसे कहते हैं कुशल प्रबंधन नहीं देखने को मिल रहा है इस सरकार के माध्यम से। नौकरशाही ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि हावी है, और जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहे हैं इस सरकार के, और ख़ासतौर से जो लोग सत्ता में हैं, आज अपने को किसान हितैषी कहते नहीं थकते थे, आज उनकी भी कलई खुल गई है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कि वो कितने किसान हितैषी हैं और कितने सत्ता में के मोह में लोलुप्त हैं। ये बहुत स्पष्ट हो गया है। कुछ हुआ हो ना हुआ हो, और कहीं ना कहीं एक नैतिकता की आवाज़ पर ये अपेक्षा थी कि जो विधायक, बहुत से के ने अपने व्यक्तित्व, और जिस समय अविश्वास मत हो रहा था, बहुत से विधायकों ने, जजपा के ने भी, और उन्होंने कहा हमें अपनी बात रखने का तो मौका दिया जाए।
पर उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, यानी उनकी आवाज़ को दबाया गया ये एंटी डिफेक्शन बिल के नाम पर। तो कहीं ना कहीं सरकार भी महसूस कर रही है कि जनता या विधायक कुछ इस कदम से, जो सरकार का जो रवैया है, उससे पीड़ित हैं और उनकी बात उनको कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये इसके साथ साथ एक और मुद्दा था, बिल हो गया आर्थिक, और आप लोग कुछ पूछिए, फिर मैंने इतना कहा, इस पे कुछ आप लोगों को भी कुछ सवाल हो। साहब, आपको भी काफी समय हो गया यहाँ पे चार्ज संभाले हुए, लेकिन अभी तक भी कांग्रेस का जो संगठन है उसमें जो पुनर्गठन होना था उसमें क्यों देरी हो रही है? नहीं, देरी नहीं हो रही है, उस कार्रवाई चल रही है, समानांतर रूप से कार्रवाई चल रही है। पर देखिए, ये सब चीज़ें जो संगठन कोई रातों रात खड़ा नहीं हो जाता है। संगठन को बहुत विचार पूर्वक, बहुत मंत्रणा के बाद, सबसे मंत्रणा के बाद, और मैं भी अपना संज्ञान ले रहा हूँ किसमें कितनी पात्रता है, किसमें कितनी सक्षमता है, उसी के पश्चात हम लोग उस टीम को गठित करने का जो एक प्रक्रिया है, बहुत सी चीज़ें उजागर नहीं की जाती, वो प्रक्रिया चल रही है, मैंने जैसे कहा है, और जल्द हो जाएगा। मैंने आया था 15-20 दिन पहले, मैंने कहा था 2 महीने में कर देंगे, और हम उसे कर देंगे 2 महीने में। भाजपा ने 3 महीने में सर प्रदेश अध्यक्ष घोषणा की थी और 3 महीने के अंदर उनकी पूरी संगठन खड़ा हो गया है। आपके अध्यक्ष बने हुए 12 से 14 महीने हो गए। देखिए नहीं, कोई गुटबाजी से ये इसमें कोई इसका प्रभाव नहीं। बहुत सुगम तरीके से, सघन रूप से हम लोग इस प्रक्रिया के दौर से चल रहे हैं, और जल्दी आपको सुखद। देखिए, एक दिन की देर भली, पर लेकिन ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लें। तो क्या स्टेप्स होते हैं, जैसे पार्टी का दोबारा मेंबरशिप ड्राइव चलती है या नहीं, जिले वाइज है, प्रदेश वाइज है, वो सब आइडेंटिफाई हम लोग कर रहे हैं। एक और है कि आज आपके देखिए, और देखिए, जिस तरीके से ये सरकार बदले की राजनीति कर रही है, कोई भी विधायक इनके खिलाफ आवाज उठाता है, उसके घर ईडी के छापे पड़ जाते हैं। बॉलीवुड में आपने देखा, अनुराग कश्यप और उनके पन्नू के यहाँ छापे। यहाँ आपने देखा कि धर्म सिंह छोकर के यहाँ आज सुबह, जो हमारा पार्टी का एक मजबूत विधायक है, उसके घर में। तो ये एक, जिसे कहते हैं, ये लोकतंत्र है क्या है? मुझे तो ये अघोषित इमरजेंसी मालूम पड़ रही है आपातकालीन की। और जो अंतर्राष्ट्रीय उसने रेटिंग्स ने आपके लोकतंत्र को की गिरावट पे भी बड़ा अफसोस जाहिर किया। उस पे जब बात आती है तो उस पे कहते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय इनको हमारे उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब इनकी रेटिंग्स बढ़ती हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और उसमें तब प्रधानमंत्री जी कहते नहीं थकते कि देखिए अब हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए हैं। जब इनके भावना के अनुरूप होती है तब वो रेटिंग्स बिल्कुल ठीक हैं। जब इनकी अपेक्षा और भावना के विपरीत होती है तब ये कहते हैं कि हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके मंत्री ये सब कहते हैं। तो ये विरोधाभास क्यों है भाई? आप समानता से बात करिए ना। समान अगर आपके जो पक्ष में है तो उस पर भी कोई इस तरीके की टिप्पणी आनी चाहिए, क्यों हस्तक्षेप? जब आपकी भावना, जब ये आ रहा है कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक मान्यताओं को दरकिनार किया जा रहा है, दबाव की राजनीति हो रही है, तो उस पर इतना इस तरीके से प्रक्रिया क्यों? मेरा ये आप लोगों से, और इस पर आप लोग भी अपनी टिप्पणी दें कि साहब क्या ये उचित है? सर, G23 को लेकर आपका जो बयान था, वो बयान को लेकर काफी सवाल भी पूछे गए। वो बयान था क्या कि मुकद्दर हुड्डा साहब वहां गए और उसको लेकर तमाम बातें। देखिए, आप उनको क्यों अकेले आप उनका नाम ले रहे हैं? G23 में जो सिरमौर थे, मैं उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। मैं नहीं, अरे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, आई एम टॉकिंग अबाउट
the concept as such. I'm not talking about individuals basically. Why you are trying to just take it on a single track? Just talk it in the larger context and then I'm going to rebut it. सर तो क्या है larger context उसका क्या? नहीं, context तो context it's meaningless at the moment. It's meaningless. It was G23 at a point of time. That concept is also now a misnomer because it's confined to G5 or G6 now. Those people, that rank has been depleted by now. Those numbers have been truncated. सर यही समझना चाह रहे हैं 23 से संख्या कह रहे हैं कि 5-6 तक हो गई है. हाँ 5-6 तक हो गई और वो उसके बाद अब वो संख्या भी अब 2-3 से ज्यादा नहीं है. आलाकमान में कुछ बातचीत की थी उसके बारे में जितना आप बताना चाहें उसके हाँ नहीं बिल्कुल संवाद है जिनके कहीं जिनकी आपत्ति कोई तथ्यपूर्ण होगी तो उसका निराकरण किया जाएगा, अन्यथा और किया. आपको मालूम है विगत दिनों हमारी राष्ट्रीय जी इट वॉज देखिए उससे इट वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन. वो उसमें इतना वो नहीं था. वो एक किसी को सम्मान दिया गया उसमें मैं ज़्यादा उसमें बारीकी में नहीं जाना चाहूँगा पर लेकिन वो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था और मैंने जो मुझे कहना था मैंने कह दिया था. सर हरियाणा में 2 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहा है, क्या कांग्रेस तैयार है उसके लिए? जी हम वो चल रही है, तैयारी चल रही है और देखिए उसी के परिप्रेक्ष्य में जिस ढंग से हमारे इनके क्या कहते हैं पंचकुला के विधायक को सॉरी कालका के विधायक को प्रदीप चौधरी जी की जो उनकी जो सदस्यता को निरस्त किया स्पीकर ने छुट्टी वाले दिन, क्या इतनी जल्दबाजी थी? क्या वो ऐसा अनैतिक कृत्य था या जिस तरीके से उनको वो समाप्त की गई वो भी लोकतांत्रिक जो मान्यताएं लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसका एक परिदृश्य है. और जिस तरीके से बिल अभी ला रहे हैं आज जो जिसको ये ला रहे हैं वो बिल क्या औचित्यपूर्ण है उसमें इन्होंने ये भी डाल दिया है कि इंस्टिगेटर से इतना वृहद अपना उन्होंने रीच पहुंचा दी है कि अगर शमशेर सिंह गोगी जी को उसमें लपेटना है तो उसमें वो भी कि साहब इंस्टिगेटर ये भी थे कि साहब रामकिशन जी भी थे कि रोहित जी भी थे कि नीलेश जी भी थे कि रणधीर राणा जी भी थे कि विवेक बंसल भी थे. इंस्टिगेटर इज सच अ लॉन्ग रोप. पटल पे तो हमने नाम लेके फोटो दिखाए हैं गोयल ने कि जो तमाम पदाधिकारी थे उनके फोटो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की विधानसभा के पटल में. ये बताया कि कौन कौन से पद पे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उसके घर के बाहर थे, विधायक के घर के बाहर और 302 की जैसी बात. इसमें ऐड कर देता हूं मैं रोहित जी, आपका भी स्पेशली नाम लिया गया महासदन के अंदर कि आप लोगों ने कहा कि 302 या तो आपके ऊपर असीम गोयल पे लग जाएगी या हमारे ऊपर लग जाएगी. आपका नाम लिया गया महासदन के अंदर. देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, मैं बैठे हैं. हाँ, वो जानकारी के लिए सर उनका नाम बकायदा आपके साथ बकायदा सदन में नाम लिया गया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए नाम लेने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, ये तो स्वतंत्रता है. हाँ भाजपा के शासन में अगर विवेक बंसल किसी का नाम लेगा तो हो सकता है कि बाहर निकले विवेक बंसल को कि साहब उसे भी इंक्वायरी में ले जाएं या हथकड़ी पहनवा दें. तो इनके शासन में तो आप सब कुछ अपेक्षा कर सकते हैं. देखिए ये तो अधिकार मुझे देता है कि कोई आप में से किसी को मैं कहूं और मैं समझता हूं कि वह आपका जो कृत्य है या आपका जो व्यवहार है कुछ आपत्तिजनक है, मेरी भावनाओं आहत हूं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इन पे ये धारा लगनी चाहिए, इन पे ये धारा लगनी चाहिए. उसका क्रियान्वयन प्रशासन को जो क्रियान्वयन बॉडी है उसको करना है. तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मानहानि कर दी या आपकी कुछ वो कर दी. तो इतना क्यों जो जिसे कहते हैं कि कुछ भी बर्दाश्त करने से बाहर. लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सहनशीलता होती है, संयम होता है, सब्र होता है. आलोचना उन्होंने कहा कि 302 जो किसान बैठे थे उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे, उन्होंने ये कहा कि या तो तुम पे 302 बनेगी या हम पे 302 बनेगी, यानी मर जाएंगे या मार देंगे, इस तरह के आरोप लगाए. ये बहुत सीरियस एक ऑफेंस है. तो उसको देखिए उसका निर्णय तो जब पटल पे लगाएं तो वो स्पीकर करेंगे. उस पे तो हमें और आपको स्पीकर कर रहे हैं. स्पीकर ने हमारे एक साथी की सदस्यता कम कर दी और क्या कर रहा है, और समाप्त कर दी. जो आपको भी मालूम है कि उसका आचरण क्या रहा है. उस क्या लोकतंत्र स्पीकर साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने कोई सदस्यता रद्द नहीं की है,
कोर्ट का आदेश था, उसको इम्प्लीमेंट किया। कोर्ट ने सजा दायर, उसके बाद अपील पे भी जाता है आदमी। अपील इतना तो थोड़ा तो इंतजार करते, अपील में तो जाने देते। अपील में क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है या उससे जो शीर्ष न्यायालय है उस पर जाते, उसके बाद उसका क्या निर्णय था, उसके पश्चात इतनी क्या अफरा तफरी थी कि उसकी सदस्यता खत्म अविलंब करनी थी। क्या ये लोकतांत्रिक मान्यता है? एक जनता ने चुनाव विधायक भेजा है, उन्होंने सदस्यता समाप्त करने को तो नहीं कहा था, उन्होंने उस पर एक जो था अपना निर्णय पारित किया था। निर्णय के बाद आदमी कोई भी लोअर कोर्ट में बहुत से निर्णय होते हैं जिनके विपरीत जब आप उससे शीर्ष न्यायालय में जाते हैं तो उसके विपरीत फैसला होता है। तो उन्होंने उसका मैं अगर स्पीकर होता तो मैं उस तक इतना समय देता कि शीर्ष न्यायालय पे जाएं और उसका क्या फैसला होता है। अगर वो यथावत उस फैसले को रखता तो मैं सदस्यता समाप्त करता, पर इतनी आनन फानन में नहीं उसको फैसला लेता। सर, एपीएमसी को लेकर एक कमेटी बनी स्पीकर द्वारा जिसमें 2 विधायकों को मौका दिया गया, किरण चौधरी जी और इसके अलावा बीबी बत्रा साहब। आज जो जानकारी हमारे पास है उसमें दोनों ही विधायकों ने खुद को अलग कर लिया है, जबकि इस पूरी कमेटी की शुरुआत इस वजह से हुई थी कि क्लाइमेट मेंबर बिल कांग्रेस के विधायक लेकर आए थे। देखिए, वो तो आप उनसे पूछिएगा, पर कहीं ना कहीं मैं भी प्रथम दृष्टिगत ये महसूस करता हूँ कि जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला है इन कृषि बिलों को निरस्त करना है, तो फिर एपीएमसी भी उसका कहीं ना कहीं अंग होता है, तो हमारी सदस्यता उससे समझौता प्रतीत होती है, तो वो हम लोगों को स्वीकार नहीं है। सर, ये आपने कहा ठीक है, असीम गोयल वाले बात हम नहीं पूछते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर एक पिक्चर देखें, आप प्रभारी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, ये सीधे तौर पर कहा जाता है कि कांग्रेस इन तमाम किसान आंदोलनकारियों को भड़काने का काम कर रही है और बाकायदा नाम लेकर कांग्रेस पे, पूरी कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। देखिए, आरोप लगाना उनका अधिकार है। जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र में बहुत सी चीजें होती हैं जो आधारहीन होती हैं, पर हम नहीं रोक सकते। उन्होंने आरोप लगाया, किसानों यानी किसान, कोई भी व्यक्ति, किसान वर्ग जो है खासतौर से जो जीविकोपार्जन करता है कृषि के माध्यम से, वो 100 दिन से ऊपर सड़कों पर अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। किसी राजनीतिक दल, आज कोई भी नागरिक हो, कोई भी मतदाता हो, वो बहुत बुद्धिमान है, किसी के हाथों में नहीं खेल सकता, चूंकि इनकी कारगुजारियां ऐसी रही हैं। आपको याद हो कि 2014 में जो आंदोलन था वो किसके माध्यम से हुआ था, किसने उसमें आग में घी का फलीता लगाया था? दोनों को बता रहा हूं, दोनों में पूरी, तो उनकी मानसिकता उस तरीके की है, तो वो उसी के प्रति अपने को अनुरूप सोच रहे हैं कि कांग्रेस भी ये कह रही है। कांग्रेस मुख्य विपक्ष है, कांग्रेस उस आवाज को, कांग्रेस को खुद आपत्ति है इस बिलों से, तो कांग्रेस उस आवाज को उठा रही है। अब उसको उसके साथ जोड़ देना कि कांग्रेस की ही हवा दे रही है, कांग्रेस का जो दायित्व है लोकतंत्र में, कांग्रेस अपना विरोध प्रकट कर रही है। अगर उसको विरोध को प्रकट करना, ये कहना है कि साहब कांग्रेस ही पूरी हवा दे रही है, तो वो कह सकते हैं, हमें उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करनी है। आप ही सेशन की वजह से सब ठीक है साहब, कुछ और किसी को, मैं आया हूं चंडीगढ़ और आप लोगों से संवाद बिना चला जाऊं तो उपयुक्त नहीं होगा। वो पूछ रहे थे ना रोहित जी का, आप पूछ। पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ हमारे माननीय डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी और दिनेश
आज सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से ये जो हमारा सेशन था, बजट सेशन, ये शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे वातावरण के अंदर संपन्न हुआ। और विशेष तौर पर मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी अपने विधायकों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस सदन को चलाने में पूरा सहयोग दिया और तभी हम एक अच्छी पूरी सिटिंग्स कर पाए। आज की ये पत्रकारवाद का तो जो हमारा ये सेशन रहा, इसके बारे में हमने क्या कुछ किया। जो 5 मार्च को शुरू हुआ था, आज संपन्न हुआ है। टोटल जो सिटिंग है वो 11 सिटिंग इस सेशन के अंदर हुई और 46 घंटे और 43 मिनट ये जो सेशन है इसकी कार्रवाई चली है। सबसे बड़ी बात कि जिस दिन हमने ये सेशन की शुरुआत की थी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करके इस सेशन का आरंभ किया था। और इस सेशन के अंदर इस बात की खुशी है कि किसी को भी हमें नेम नहीं करना पड़ा और कोई भी सस्पेंशन इस हाउस के अंदर नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात कि एक बार भी हमें हाउस एडजर्न नहीं करना पड़ा। जैसे 10 मिनट के लिए करते हैं, कोई व्यवधान होता है, तो एक बार भी हमें हाउस एडजर्नमेंट करना नहीं पड़ा। इस बार जो पहली बार काफ़ी देर के बाद हुआ है कि बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड जो हमने अपने 2 विधायकों को दिया है, 1 लाख रुपया प्लस प्रशस्ति पत्र, तो मैं समझता हूं कि इससे विधायकों के अंदर एक क्वालिटेटिव वर्क करने की होड़ जो है आपस के अंदर लगेगी और विधानसभा के अंदर जो डिबेट है अच्छे ढंग से उसके अंदर हिस्सा लेंगे। अब की बार पहली बार ये हुआ कि जो बिल थे पहले इंट्रोड्यूस हुए और फिर 2 दिन 3 दिन के बाद उसके ऊपर डिस्कशन हुई। पहले क्या प्रैक्टिस थी कि सेम डे उसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ और उसी दिन चर्चा होकर के पास हो जाता था। तो हमने लगभग 4 दिन 5 दिन पहले सभी मेंबर्स को ये बिल जो थे वो एडवांस के अंदर भेजे और हमारे पास जो टोटल बिल आए थे उनमें से सिर्फ एक बिल जो है वो सरकार ने विड्रॉ किया। और हाँ जी, कुल हमारे पास जो बिल आए थे फर्स्ट टाइम आफ्टर मैनी ईयर बिल, और एक बिल पहली बार बहुत देर के बाद सेलेक्ट कमेटी को हमें रेफर किया है, फर्स्ट टाइम कि बहुत देर के बाद। मैं अभी बताता हूं कि कितने आए थे। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन आए थे, वो टोटल क्वेश्चन थे 431 स्टार्ट क्वेश्चन थे और उसमें से 362 हमने एडमिट किए थे। इसी तरीके से अनस्टार्ट क्वेश्चन जो थे 235 थे, उसमें से 204 एडमिट किए। इसमें कई बार विपक्ष का आरोप रहता था कि हमारे कम हुए हैं, सत्ता पक्ष के ज़्यादा हुए हैं। ड्रा ऑफ लॉट से निकाले हमने। जो स्टार्ट क्वेश्चन है 140 जो लगे वहाँ पर, उसमें बीजेपी के 58 लगे और कांग्रेस के 59 लगे, जेजेपी के 13 और 10 इंडिपेंडेंट। जो टोटल लिस्टेड क्वेश्चन हुए वो 140 हुए। इसी प्रकार से कॉल अटेंशन मोशन 36 कॉल अटेंशन मोशन आए थे और उनमें से 4 एडमिट हुए। 15 के ऊपर हमने सरकार से कमेंट लिए। कमेंट्स लेकर के
होता है कि हम मेंबर के पास वो कमेंट्स भेज देते हैं उनकी जानकारी के लिए, और एक एडजर्नमेंट मोशन आया था जो डिसअलाउ हुआ, एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था। गवर्नर एड्रेस के ऊपर जो टोटल समय रहा वो 9 घंटे 48 मिनट इसके ऊपर चर्चा हुई। बीजेपी को 255 मिनट मिले, जेजेपी को 78 मिनट, इंडिपेंडेंट को 45 मिनट और कांग्रेस को 210 मिनट। तो इसी तरीके से इसमें जो सीएम एड्रेस का टाइम था वो भी शामिल है। सीएम ने जो गवर्नर एड्रेस के ऊपर भाषण दिया था वो 78 मिनट का था। तो उस दृष्टि से, और इसमें भी बीजेपी के 21 लोग बोले और कांग्रेस के 20, जेजेपी के 6 और इंडिपेंडेंट 6। इसी प्रकार से बजट के ऊपर बीजेपी को जो समय दिया वो 288 मिनट था और कांग्रेस को 194 मिनट। लेकिन इसमें भी क्योंकि मुख्यमंत्री जी का समय इंक्लूड है इसलिए बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है इसके ऊपर बजट के ऊपर काफ़ी देर बोले। इसमें बीजेपी के 228 मिनट, जेजेपी के 65, इंडिपेंडेंट 66 और कांग्रेस से 194। 10 घंटे 13 मिनट जो है बजट के ऊपर चर्चा हुई। कांग्रेस के 18 लोग बोले हैं बजट के ऊपर, बीजेपी के 20, जेजेपी के 6, इंडिपेंडेंट 6। इसी प्रकार से जो मेन तीसरा इशू था वो था नो कॉन्फिडेंस जो आया, उसके ऊपर लगभग 6 घंटे 5 घंटे 55 मिनट उसके ऊपर चर्चा हुई। उसमें बीजेपी के 8 लोग बोले 171 मिनट और कांग्रेस के 8 लोग बोले 104 मिनट, जिसमें सीएम का जो रिप्लाई था उसका भी समय इसके अंदर 87 मिनट सीएम साहब बोले, वो भी इसमें शामिल है। और इसमें कांग्रेस के 8 और बीजेपी के 8 इतने लोगों ने इसमें भाग लिया है। तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारा सेशन बजट सेशन था, इस बजट सेशन के अंदर जो एक वातावरण सदन के अंदर चाहिए वो बहुत ही पॉजिटिव एक वातावरण सभी हमारे माननीय सदस्यों ने जिम्मेवारी से अपनी ड्यूटी समझते हुए अपने क्षेत्र की मांगों को रखा। विधानसभा के अंदर जो भी कार्रवाई हुई उसमें पूरा सहयोग दिया। मैं इसके लिए उनका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। और कोई विशेष आपको कोई क्वेश्चन इसके बारे में हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें 16 बिल आए थे और उसमें से एक बिल जो है सेलेक्ट कमेटी को चला गया और एक विड्रॉ हुआ है। हाँ, विड्रॉ यही विड्रॉ जो पंजाब ये जो यूनिवर्सिटी वाला था ना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाला, पहले ये विड्रॉ हो गया था, पहले पुट हो गया था, फिर विड्रॉ हो गया था, फिर यही बिल आज वो सेलेक्ट कमेटी को चला गया है, वही बिल है। नहीं, मैं तो कहूँगा कि ये सदस्यों का सहयोग ही है। उपलब्धि तो तभी होगी जब सबका सहयोग होगा। सबने विशेष तौर पर विपक्ष के साथियों ने सहयोग किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, तमाम विषय विधायकों की तरफ से सलाह के तौर पर दिए गए कि जिस तरह से बिल आते हैं उनकी कॉपी वगैरह पहले एडवांस में दी जाए, बजट का हो। आगे क्या चेंजेस आप करने वाले हैं? क्योंकि आपने कहा कि लगातार जो चेंजेस विधायकों की मांग है हम उसे ठीक करते रहते हैं। इस बार भी कुछ विधायकों ने, खासतौर से कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि खासतौर से टैग रिपोर्ट की बात की गई, वहाँ आपने बात रखी कि हाँ इस तरह की रिपोर्ट तुरंत पेश होनी चाहिए। क्या और बदलाव हम देख पाएंगे आप? नहीं, देखिए, जो एक तो बात ये कि जो इसमें कैग रिपोर्ट की बात है, कैग रिपोर्ट के बारे में जो बीएसी की मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर ये तय हो गया था कि 16 तारीख को जो पेपर ले करेंगे और ये कैग रिपोर्ट भी उसी का पार्ट है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कैग रिपोर्ट हमारे पास पहले आ जाती है
और उसको हमें पहले साथ के साथ उनके पास भेज देना चाहिए ताकि मेंबर उसको स्टडी कर सके और उसके ऊपर कोई भी अगर उनको क्वेश्चन है तो वो पूछ सके। ज्ञान जी, एक गंभीर मामला हुआ आपके संज्ञान में भी है। 2 विधायकों ने आरोप लगाया कि अधिकारी उनको उनसे घूरते हैं। एक तो वो अधिकारी कौन है और दूसरा ये जैसे गलत जानकारी देने की बात भी कई विधायकों ने उठाई कि गलत जानकारी वो दे देते हैं विधानसभा में पटल पे, तो क्या वो प्रिविलेज मोशन की भी बात आ रही थी उनके खिलाफ लाया जाए? कोई ऐसा देखिए, कोई नियम बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल मैंने सदन के पटल पर अपने विधायकों को ये आश्वासन दिया है कि कोई भी विधायक के प्रोटोकॉल में किसी भी प्रकार से उनके प्रिविलेज का ब्रीच होगा तो हम उसके ऊपर संज्ञान लेंगे, बशर्ते कि वो लिख करके देंगे। लिख करके देने के पश्चात यदि लगा कि इसके अंदर सरकारी कर्मचारी चाहे अधिकारी कोई भी है उसने कोई गलत बात की है, विधायक के प्रिविलेज के ऊपर चोट पहुंचाई है, तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी। और दूसरा जो आपने कहा कि विधानसभा सदन के अंदर कोई गलत जानकारी अगर कोई भी अधिकारी देगा या देता है तो उसके खिलाफ भी प्रिविलेज का इसके अंदर प्रावधान है। उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर भी हम पूरा ध्यान देंगे अगर कोई अधिकारी। दूसरा जो आपने कहा कि नया क्या शुरू करने जा रहे हैं, आज तक जो हमारी ये कमेटीज हैं, सब कमेटीज जो बनी हुई हैं, इन सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल के ऊपर रखी जाती थी, लेकिन उसके ऊपर चर्चा कभी नहीं हुई। अब की बार जो हमने ये रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की है, उसके अंदर ये भी अमेंडमेंट की है कि जो कमेटी की रिपोर्ट आएगी वो सदन के टेबल पर हम उसे सदन में टेबल करेंगे और उसके पश्चात उनको 1 या 2 दिन का समय मिलेगा। उसके पढ़ने के पश्चात उस पर चर्चा भी होगी। चर्चा के लिए भी हम उसके ऊपर समय देंगे। चर्चा के दौरान एक सवाल आया था, बीच में चर्चा हो रही थी कुछ अधिकारियों के साथ, उन्होंने कहा था कि कुछ ताकत बढ़ाई जाएगी हरियाणा विधानसभा में, जिस तरह से वोट चले जाते हैं उसको लेके कुछ संज्ञान में लेके कुछ पावरफुल करने की थी, किसी को नेम किया जाता है, वोट में चले जाते हैं, इस तरह की बातचीत इस सेशन के शुरू होने से पहले थी, उसको लेकर कोई कदम बढ़ाया गया? नहीं, कोर्ट के अंदर तो कोई प्रावधान नहीं है हमारा। तो पावर स्पीकर और विधानसभा की जो पावर होती है, बहुत पावर है विधानसभा स्पीकर पास, तो बहुत इतनी पावर है जितनी शायद हरियाणा सबसे नाम विधेयक जो है वो आज पारित हुआ, तो आपने कमेटी बनाई थी। हाँ, इसके तहत कितने कानून हैं जिनका नाम जो वो पंजाब का हट गया? दूसरा सर ये कि आज ये विधेयक और पारित हुआ है सर, जिसके आगे लिखा हुआ है कि पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, तो ये क्या नाम में गड़बड़ है या फिर टाइपिंग कोई एरर है? ये आज तो पारित हो रहा है पंजाब का विधेयक, ऐसा है कि क्योंकि ये जो हमारा बिल है अभी इसके ऊपर नोटिफिकेशन होना है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, गवर्नर की वो नहीं हो जाता, गवर्नर से पास नहीं हो जाता, तब तक वो रूल नहीं बनता। इसीलिए अभी तक जब तक वो वहाँ से गवर्नर से पास होकर के नहीं आता, तब तक ये एज इट इज पंजाब रूल जो है वो चलते रहे। विधायकों का जो मामला था और उसको लेकर के आपने कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट आ गई होगी, अब तो 5 दिन की रिपोर्ट मांगी थी, क्या निकल करके आया है और उसमें क्या एक्शन आगे होगा? देखिए, अभी कल रात को ही डीजीपी की तरफ से एक पत्र आया था, उन्होंने 3 दिन का समय और मांगा है। तो मैंने उनको कहा कि 3 दिन का हमने और समय दिया है, कल तक आनी थी, आज का, कल का और परसों का। 3 दिन के बाद वो उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट आपके पास भेज देंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने थे, यूटी प्रशासन के थे, कुछ हरियाणा के थे, ये उन्होंने कहा है। पर लेकिन 3 दिन का समय मांगा था, मैंने 3 दिन के कहा। हाँ जी, एक वो जो शॉर्ट टाइटल वाली कौन बात कर रहे थे ना, उसमें बीबी बत्रा ने कहा था कि ये कानून के बस भारी भारी हो जाएगा, और थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि बाद में क्या फैसला आपने लिया। कौन सा? जो पुराने कानून चल रहे हैं, अब जिनका नाम पंजाब का नाम, उनके पहले से उसका फ्लेवर में
ऐसा है कि एक तो ये बिल्कुल सही है कि इससे टाइटल तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उनके अंदर कोर्ट्स के अंदर केस चल रहे हैं, उनके अंदर पंजाब का वहाँ चेंज होना है, उसके लिए प्रक्रिया दूसरी है। वो एक लंबी प्रक्रिया है। अगर हम उस प्रक्रिया में डलेंगे तो, लेकिन मेरा एक प्रयास रहेगा कि हम उसको प्रक्रिया को शुरू करेंगे जरूर, चाहे उसके लिए 1 साल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो लेकिन उसकी प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे ताकि पूरा जो हमने कहा है कि पंजाब की जगह हरियाणा का नाम है, वो फिलहाल एक्ट में तो हो जाएगा, लेकिन जो अंदर जो दूसरी जगह काम चल रहा है, प्रशासकीय काम रहेगा कि विधायी काम रहेगा, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं। नहीं इसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होगा? नहीं, ये इसको भी इसी प्रकार से बिल लेकर के लाना पड़ेगा। सर, एपीएमसी को लेकर जब चर्चा थी, आपने कमेटी का सुझाव दिया था जिसमें 5 विधायक रखे गए, 2 विधायक वापस खींच चुके हैं। अब उस कमेटी का क्या होगा, वो खत्म है या फिर दोबारा किसी से बातचीत की जाएगी विपक्ष के साथ? नहीं, देखिए, उस कमेटी के अंदर जो कमेटी एपीएमसी एक्ट को लेकर के बनाई गई थी और जो कांग्रेस के लोगों ने डिमांड की थी कि इसके ऊपर कमेटी बननी चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन उसी समय करने के लिए बोल दिया था। अब पता नहीं क्या कारण है कि क्यों कांग्रेस के जो नेता हैं या कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने क्यों उस कमेटी से विड्रॉ किया। एक तरफ तो वो चर्चा की बात करते हैं, एक दूसरी तरफ वो चर्चा से भागते हैं। अगर आप कमेटी के अंदर आपको नॉमिनेट किया है या कमेटी कोई बनाई है तो उसके अंदर चर्चा करिए क्या कहाँ पे है, लेकिन उससे वो भाग गए, उसका रीजन तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन ये कमेटी कंटिन्यू करेगी। इसके अंदर 2 जो सदस्य हैं नए, उसको हम ऐड करेंगे, उनको नोटिफाई करेंगे, 2 ऐड किए जाएंगे। नहीं, अभी तो ये सेलेक्ट कमेटी को चली गई ना सारी, ये विषय सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया। ये साथियों को और थोड़ी कंफ्यूजन है, वो जो 2 विधायकों के घूरने वाली बात थी, उसमें कुछ कार्रवाई जल्दी करती है, कंफ्यूजन आपने बोला था कुछ? नहीं, मैंने ये कहा है कि जो ही कोई अमाननीय सदस्य लिख करके देगा, जब तक लिख करके नहीं आया तब तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक लिख कर नहीं आया। मैंने कहा उनको कि लिख करके दीजिए कि कौन ऐसे लोग हैं, और आपको एहसास कैसे हुआ कि वो सिर्फ कह देने से नहीं। ये भी आरोप लगा रहे थे कोई अधिकारी कहते हैं हाउस में घूम रहा था आज वहाँ पे, नहीं, कौन अधिकारी घूम रहा था? पता नहीं, कहते ऊपर भी गया गर्मियों में, इधर भी घूम रहा था। अंदर कोई नहीं आया, मेरे सामने तो आया नहीं। हमारे सामने भी आया तो फिर हम नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन जिस टाइम उन्होंने डिवीज़न की मांग की थी, ऑलरेडी बिल पास हो चुका, वो हो चुका था, इंट्रोड्यूस हो चुका था जब उन्होंने मांग की। उन्होंने आज उसके ऊपर विचार किया जा सकता था, लेकिन वो तो ऑलरेडी पास इंट्रोड्यूस हो चुका था, इसलिए उसके ऊपर डिवीज़न नहीं हुआ। और आज नहीं मांगा उन्होंने, जब मांगने का टाइम था, आज तो मांगा नहीं डिवीज़न। काफी इस पर जद्दोजहद रही, वेल में आए जो विपक्ष के विधायक हैं, ये भी कह रहे थे कि इसको अभी डिले कर दिया जाए, अभी माहौल ठीक नहीं है, ये तमाम चीजें देखने के लिए मिली, इसको कितना सही माना जाए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सरकार की तरफ से ये बिल आया है, निश्चित तौर पर जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसमें सबका टैक्स है, चाहे वो कोई भी देश का नागरिक है, प्रदेश का नागरिक है, और कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति की तरह समझता नहीं है। जो कि मैं समझता हूँ कि जो सरकारी संपत्ति है वो भी हमारी अपनी संपत्ति है, उसको उस संपत्ति को भी हमें उतना ही अच्छे ढंग से रखना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जितना हम अपनी संपत्ति के लिए करते हैं। यदि सरकारी संपत्ति को कोई भी व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है तो मैं समझता हूं कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, दंगे के अंदर नुकसान पहुंचाता है, या किसी लड़ाई के अंदर, या वैसे भी कोई इंटेंशनली उसको नुकसान पहुंचाता है, तो रिकवरी का प्रावधान होना बहुत आवश्यक है।
ये निष्कासन उसका माना जाता था। लंबे समय तक के लिए कोई इस तरह का प्रावधान करने की चर्चा थी कि कोई इस तरह का प्रावधान होगा कि कोई टाइम बाउंड ना हो या लंबा टाइम जो है, अगर कोई इस तरह की बात आती है तो लंबा टाइम भी निष्कासन जो है वो कंटिन्यू रहता है। देखिए, रूल्स के अमेंडमेंट करते समय बहुत सारे विचार आते हैं। कुछ रूल्स के पक्ष में आते हैं, कुछ विपक्ष में आते हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन अंत में वही रूल माना जाता है जो पास हो जाए। तो इसलिए ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई इसके अंदर अभी जो हमारा कानून है उसके अंदर नहीं है। एक चीज उसके अंदर हमने नई डाली है कि वो जो मामला है सदन चाहे तो वो प्रिविलेज कमेटी के पास भेज सकता है, और प्रिविलेज कमेटी उसके ऊपर विचार करने के पश्चात जो रिकमेंडेशन भेजेगी वो हाउस उसके ऊपर विचार करेगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो कोर्ट के अंदर उनको राहत इसीलिए मिली थी कि अंदर बिल के अंदर कोई प्रावधान नहीं था उससे ज़्यादा सजा देने का। जो सेशन, मैं समझता हूँ कि जितना सेशन के एंड तक उतना ही प्रावधान है। अब इसके अंदर नया किया है कि अगर हम हाउस चाहेगा तो वो मामला प्रिविलेज को भेज सकते हैं, और प्रिविलेज उसके ऊपर डिसाइड करेगी, प्रिविलेज कमेटी डिसाइड करेगी कि फर्दर एक्शन क्या लिया जा सकता है, नहीं लिया।